नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं अपने चैनल एनाटॉमी डायरीज में डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रत्येक संडे मैं एक नया टॉपिक लेकर एक वीडियो अपलोड करता हूं जो कि पैरामेडिकल्स, मेडिकल्स, नर्सिंग, बायोलॉजी, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक होता है। उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम अर्थात अध्यावरणीय तंत्र, जिसे हम लोग त्वचा के रूप में जानते हैं। इसकी ऊपर आज की क्लास रहेगी जिसमें मैं कवर करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, उसके डेरिवेटिव्स, उसके फंक्शंस की जानकारी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मैं अपनी क्लास की ओर ले जाता हूं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। चलिए, इसमें इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ऑर्गन्स एंड डर्मिस, अपेंडेजेस ऑफ द स्किन, फंक्शंस ऑफ द स्किन, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन या परिचय। दिस सिस्टम इंक्लूड्स द स्किन and its derivatives, hair, nails, sweat, and oil glands. The upper covering of the body is called the skin. The skin is the largest organ in the body and has a surface area of about 1.5 to 2 meter square in adults. The skin completely covers the body and is continuous with the membranes lining the body orifices. अब आप लोग इसे हिंदी में समझिए। हमारा जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, जिसे हम लोग अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं, इस तंत्र के अंतर्गत त्वचा और उसके व्युत्पन्न आते हैं, जैसे हेयर, नेल्स, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स। हमारे शरीर की सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग स्किन के रूप से जानते हैं। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और यदि हम एक वयस्क व्यक्ति में इसका सरफेस एरिया देखते हैं तो वो लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर तक हो सकता है और ये हमारे पूरे शरीर को कवर करके रखती है। यहाँ तक कि जो शरीर से निकलने वाले ओपनिंग्स होते हैं उनको भी ये कवर करती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, त्वचा की संरचना। There are two main layers, epidermis and dermis. Between the skin and underlying structures is a subcutaneous layer composed of areolar tissue and adipose tissue. जब हम त्वचा की संरचना देखते हैं तो इसमें दो मुख्य लेयर हमें दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर की होती है जो बाहर की तरफ, उसका नाम है एपिडर्मिस, और जो उसके नीचे होती है उसको हम लोग डर्मिस कहते हैं। बिटवीन द स्किन एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स इज अ सबक्यूटेनियस लेयर। जो त्वचा और नीचे के स्ट्रक्चर होते हैं उसके बीच में एक और लेयर होती है जिसे हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, जो कि एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू की बनी होती है। सेकेंड लेयर, एपिडर्मिस। दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपर की लेयर होती है और इसमें जो सेल्स होती हैं वो सारी स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स होती हैं। इट वेरीज इन थिकनेस, बीइंग थिकेस्ट ऑन द पाम्स ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। यदि हम इसकी मोटाई की बात करें तो ये इसकी मोटाई हाथों में अलग दिखाई देती है, हथेलियों में, और फुट में अलग दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर घर्षण ज़्यादा होता है। There are no blood vessels or nerve endings in the epidermis. एपिडर्मिस में किसी भी प्रकार की रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाओं के अंतिम बिंदु नहीं होते। But its deeper layers are bathed in interstitial fluid from the dermis. लेकिन इसकी जो सबसे अंदर की लेयर होती है, फिफ्थ, जिसे हम जर्मिनेटिवम लेयर कहते हैं, वो डर्मिस के द्वारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सप्लाई किया जाता है उससे वो भीगी हुई होती है और उसी से उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आदि प्राप्त होते हैं और वहाँ के बाद उसके लिम्फ को कलेक्ट कर लिया जाता है। There are several layers of cells in the epidermis which extend from the deepest germinativum layer to the most superficial stratum corneum.
एपिडर्मिस में बहुत सी सेवरल लेयर्स होती हैं। यदि हम ऊपर की देखें तो स्ट्रेटम कॉर्नियम और सबसे अंदर की देखें तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होती हैं। इनके बीच में भी लेयर होती हैं जिन्हें हम स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम के नाम से भी जानते हैं। Epidermal cells originate in the germinativum layer and undergo gradual change as they progress towards the skin surface. ऊपर की जो लेयर होती है जिसे हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, जब वो झड़ जाती है तो उसकी जगह दूसरी लेयर आ जाती है और इन लेयर को सपोर्ट करने के लिए जो सेल्स डिवाइड होती हैं वो जर्मिनेटिवम लेयर में होती हैं और वो अपनी सेल्स को स्किन के ऊपर की तरफ प्रोवाइड कराती रहती हैं। और जो सेल्स ऊपर आ जाती हैं वो फ्लैट, थिन यानी पतली, नॉन न्यूक्लिएटेड केंद्रक विहीन और मृत कोशिकाएं होती हैं जो कि समय आने पर डेंड्रफ के रूप में निकलकर आउट ऑफ बॉडी हो जाती हैं। यदि हम पूरे शरीर की एपिडर्मिस की बात करें कि वो कितने दिन लेता है निकलने में, तो उसके लिए लगभग 1 मंथ का समय लग जाता है। सेकेंड लेयर डर्मिस, इसे हम रियल स्किन या वास्तविक त्वचा भी कहते हैं। द डर्मिस इज टफ एंड इलास्टिक, ये कठोर होती है और प्रत्यास्थ होती है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू एंड द मैट्रिक्स कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स intercalated with elastic fibers. Rupture of elastic fibers occur when the skin is overstretched, resulting in permanent stray or stretch marks that may be found in pregnancy and obesity. Collagen fibers bind water and give the skin its tensile strength, but as this ability declines with age, wrinkles develop. Fibroblasts, macrophages, and mast cells are the main cells found in the dermis. Underlying its deepest layer is the subcutaneous layer containing areolar tissue and varying amounts of adipose tissue. The structures in the dermis are blood and lymph vessels, sensory nerve endings, sweat glands and their ducts, hairs, erector pili muscles and sebaceous glands. जो डर्मिस होती है वो कठोर होती है, प्रत्यास्थ होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं की बनी होती हैं। यदि हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो इससे मार्क्स आते हैं, जैसा कि हम प्रेगनेंसी में देखते हैं या मोटापे में देखते हैं। कोलेजन फाइबर्स इसमें पानी को रोक कर रखते हैं ताकि वहाँ पर डिहाइड्रेशन ना हो। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये प्रक्रिया कम होती है और रिंकल्स डेवलप होते हैं यानी झुर्रियाँ आना शुरू होती हैं। डर्मिस में जो मुख्य रूप से सेल्स पाई जाती हैं उनमें मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट जैसी सेल्स होती हैं। इसी डर्मिस में हमारी सारी ग्लैंड्स मिलती हैं, ब्लड और लिम्फ वेसल्स मिलते हैं, नर्व एंडिंग्स मिलती हैं और साथ ही बालों के हेयर फॉलिकल्स रहते हैं और सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स भी इसी में पाई जाती हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें आपको तीनों लेयर दिखाई दे रही हैं। एपिडर्मिस सबसे ऊपर की, उसके नीचे डर्मिस और उसके नीचे फैट लेयर है जिसे हम एडिपोज टिश्यूज के रूप में जानते हैं। हेयर फॉलिकल्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड के रूप में दिखाई दे रहा है और नर्व एंडिंग्स भी इसमें दिख रही हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन में हेयर्स और नेल्स दो इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो नंबर 1 हेयर्स या बाल। These grow from hair follicles, down growths of epidermal cells into the dermis or subcutaneous tissue. At the base of the follicle is a cluster of cells called the hair papilla or bulb. The hair is formed by multiplication of cells of the bulb, and as they are pushed upwards away from their source of nutrition, the cells die and become keratinized. The part of the hair above the skin is the shaft and the remainder the root. Hair color is genetically determined and depends on the amount and type of melanin present. White hair is the result of the replacement of melanin by tiny air bubbles.
जो हमारे बाल होते हैं इनकी ग्रोथ फॉलिकल्स के द्वारा होती है, जो कि डर्मिस में पाए जाते हैं पैपिला के रूप में। वहाँ सेल्स होते हैं, वो डिवीज़न करके सेल्स को ऊपर की तरफ भेजती हैं, जो त्वचा के बाहर हेयर शेफ्ट के रूप में दिखाई देते हैं। और जो त्वचा के अंदर उसका शेष पार्ट होता है उसको हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। और इनका कलर मेलानिन पिगमेंट, केराटिनाइज प्रोटीन और जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है मेलानिन पिगमेंट कम होने लगता है, केराटिन प्रोटीन भी कम होता है, उनकी जगह एयर बबल्स आ जाती हैं जो प्रकाश का परावर्तन करती हैं, जिससे हमारे बाल वाइट या ग्रे दिखाई देते हैं। हेयर का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको टीएस सेक्शन के रूप में सर्कुलर वे में दिखाया गया है। केंद्र में मेडुला है और बाहर चारों तरफ कॉर्टेक्स। सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेल्स, नाखून। ह्यूमन नेल्स आर इक्विवेलेंट टू द क्लॉज, हॉर्न्स एंड हूप्स ऑफ एनिमल्स। जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके जो खुर हैं, नखर हैं या सींग है, उन्हीं के जैसे हमारे नेल्स होते हैं। Derived from the same cells as epidermis and hair, these are hard, horny keratin plates that protect the tips of the fingers and toes. इनका जो निर्माण होता है वो एपिडर्मली होता है और ये हॉर्नी केराटिनाइज्ड प्लेट रूप में है, और जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ के टिप्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। The root of the nail is embedded in the skin and covered by the cuticle, which forms the hemispherical pale area called the lunula. जो नाखून की जड़ होती है वो स्किन के अंदर दबी रहती है और इसे क्यूटिकल के द्वारा कवर किया जाता है, और इसके बाहर की तरफ एक अर्धचंद्राकार आकार दिखाई देता है जिसे हम लोग लूनुला के नाम से जानते हैं। और द नेल प्लेट इज द एक्सपोज्ड पार्ट दैट हैज ग्रोन आउट फ्रॉम द नेल बेड, द जर्मिनेटिवम जोन ऑफ द एपिडर्मिस। इसकी जो नेल प्लेट होती है वो बाहर का दिखाई देने वाला हिस्सा होता है। फिंगर नेल्स ग्रो मोर क्विकली। हाथों की जो उंगलियों के नाखून होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। देन टो नेल्स एंड ग्रोथ इज फास्टर, पैर के नाखूनों की अपेक्षा। और यदि वातावरण का तापमान बढ़ता है तो इनके बढ़ने की दर भी बढ़ जाती है। आप डायग्राम के रूप में देखिए, फ्रंट व्यू नेल का दिखाई दे रहा है जिसमें एज ऑफ नेल, नेल प्लेट, लेटरल नेल फोल्ड, लूनुला, क्यूटिकल, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और सेकंड डायग्राम जो कि सेक्शन कटिंग है, इसमें आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में भी बोन्स शो हो रही हैं। टेंडन्स, नेल मैट्रिक्स, नेल रूट, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड, क्यूटिकल, लूनुला, नेल प्लेट और एज ऑफ नेल दिखाई दे रहे हैं। फंक्शंस ऑफ द स्किन, त्वचा के कार्य। त्वचा हमारे बहुत सारे कार्य करती है और उनमें से प्रमुख कार्य है नंबर 1 प्रोटेक्टिव, यानी सुरक्षात्मक कार्य करना। त्वचा पूरे शरीर को कवर करके रखती है, इसलिए बाहरी वातावरण से, चोट फोट से हमें सुरक्षा देती है। एकदम से कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में नहीं जा सकता। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, प्रोटेक्शन के साथ ये अट्रैक्शन का काम भी करती है। त्वचा और उसका रंग हमें अट्रैक्ट करता है, खास करके उन एनिमल्स में जो अट्रैक्टिव फीचर्स को धारण करते हैं। सेकंड, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के रूप में ये पसीने को निकालती है। सिंथेसिस, विटामिन डी का संश्लेषण करती है। स्टोरेज, बहुत सारे मिनरल्स, पानी और फैट को डिपॉजिट करती है। एब्जॉर्प्शन, ऑयल वेस्ट क्रीम्स या तेल में घुली हुई चीज़ों का अब्सॉर्प्शन करती है, इसलिए जितने भी मेडिकेटेड क्रीम्स या लोशंस बनाए जाते हैं वो ऑयल वेस्ट होते हैं। जनरल सेंसेशन, हमें त्वचा के द्वारा ताप, दाब और वेदना का अनुभव प्राप्त होता है, ये हमारा जनरल सेंसेशन कहलाता है। वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस स्वेट निकाल करके कंप्लीट किया जाता है। यदि अधिक पानी होगा तो स्वेटिंग बाहर होगी, और नहीं होगा पानी शरीर में, डिहाइड्रेटेड होगा तो कम। एसिड बेस बैलेंस, ये स्वेट के द्वारा संभव होता है, इसमें अम्ल क्षार संतुलन किया जाता है
और शरीर के तापमान का नियमन भी हमारी त्वचा करती है, जिसे हम टेम्परेचर रेगुलेशन के रूप में जानते हैं। इसमें 2 तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1, गर्मियों में अलग और ठंड में अलग। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगले हफ्ते फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।